मैं सीए संदीप अरोड़ा कृष्ण कॉमर्स क्लासेस लुधियाना से आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, सीए सीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए फाउंडेशन और +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए। ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मैं आपको बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के थ्रू करवाऊंगा, इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, और बिल्कुल एक अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजी से जिससे आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। राइट। अगर आपको ये हमारी लेक्चर्स पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और आगे शेयर करें। सबसे पहले हम करेंगे बैंक का मीनिंग। बैंक क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन, जो डील किस में करता है? कैश में। बैंक क्या है? एक संस्था है जो कैश के साथ डील करता है, जिसका मेन बिजनेस क्या है? द मेन बिजनेस ऑफ बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग ऑफ मनी। वो पैसे एक्सेप्ट करता है लोगों से, सेविंग डिपॉजिट्स के नाम पर, फिक्स डिपॉजिट्स के नाम पर, रेकरिंग डिपॉजिट्स के नाम पर। राइट। और आगे लोगों को लोन के तौर पे प्रोवाइड कर देता है, पैसा बांट देता है। बैंक का ये मेन काम था। नेक्स्ट है कैश बुक। कैश बुक टर्म आपने सुनी होगी। कैश बुक क्या है? कैश बुक इज द बुक इन विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ, जिसमें सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। किस चीज़ की? कैश रिसीट्स की और कैश पेमेंट्स की। कैश बुक क्या है? एक बुक है जिसमें सभी रिकॉर्ड्स होती हैं ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू कैश, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स। अब आपको परफॉर्मा भी आप देख सकते हो कैश बुक का। आपको पता है डेबिट साइड जो होता है, डेबिट कॉलम्स जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? रिसीट्स के। ये मैंने आपको जो कैश बुक की एक परफॉर्मेंस शो किया है सामने, ये किस चीज़ का है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक का है, जिसमें क्या है? कैश का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम, बैंक का कॉलम, तीनों होते हैं। राइट। डेबिट साइड रिसीट का होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट्स की होती हैं। ये हमारी कैश बुक है जो कौन बना रहा है? बिजनेसमैन खुद बना रहा है। राइट। कैश बुक ये इसलिए पहले टर्म्स बताई जा रही हैं क्योंकि ये जब आपको ये कैश बुक के बारे में नहीं पता होगा, बैंक के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में नहीं समझ सकते अच्छे तरीके से। राइट। कैश बुक क्या थी? जिसमें क्या है? सभी रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं इन रिलेशन टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। और ये इसका परफॉर्मा था कैश बुक का, डेबिट साइड रिसीट्स, राइट, और क्रेडिट साइड पेमेंट्स। अब उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। हम लोग मोस्टली पासबुक वर्ड यूज़ कर देते हैं, पर एक्चुअली में पासबुक तो आपको पता है जो होती है वो किसके लिए होती है? सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए। और बिजनेसमैन बैंक स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक सिमिलर चीज़ है, सेम चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट कौन मेंटेन करता है? बैंक। और किसके लिए? कस्टमर के लिए। बैंक स्टेटमेंट किसके द्वारा, या बैंक पासबुक किसके द्वारा बनाई जाती है? बैंक के द्वारा। और किसके लिए? कस्टमर सर्विस के लिए। राइट। ये हमारा कैश बुक हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक एंड व्हाट डू यू मीन बाय पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। ठीक। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या क्या टॉपिक आने वाले? नंबर 1 आपका मीनिंग, नंबर 2 कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। राइट। अब सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या? BR इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस। हम क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये साथ में मैंने बैलेंस इसलिए दिया क्योंकि आप सपोज कीजिए कैश बुक का बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस 1500 और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1800। मतलब ये 300 रुपीज़ कैश बुक के अकॉर्डिंग कम आ रहा है और पासबुक में ज़्यादा आ रहा है।
इन्हीं रीजंस को असरटेन करने के लिए, डिफाइन आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये 300 रुपीज़ का डिफरेंस कैश बुक में कम क्यों आ रहा है और पासबुक में ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसी के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, राइट। इसी बैलेंस को मैच करने के लिए, रिकन्साइल ना कि रेक्टिफाई। हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नहीं करने जा रहे, यहाँ पे हम रिकन्सिलिएशन करने जा रहे हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है, परफॉर्मा है। फॉर लेट कर लो कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो हम ये ऐड और लेस आइटम्स कर देंगे, राइट। ये परफॉर्मा है, आप पहले कॉपी कर लेना। ये वो वाला केस है जब बैलेंस एज पर, स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है, और हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा पासबुक की तरफ से, राइट। स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है और आएगा हमारा कौन सा, पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस। हमारे को रीजंस, ये रीजंस हैं, हमारे को पता लग जाएगा कि इन रीजंस की वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो रहा है, ना कि कुछ और गड़बड़ी है, राइट। क्योंकि कई एंट्रीज होती हैं, कोई आगे अपना चेक हमने लगाया, वो लेट जमा हुआ, उसकी वजह से ही हमारे मैचिंग नहीं होती कैश बुक और पासबुक का बैलेंस का, राइट। ये है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग। क्या है, कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंस मैच नहीं कर रहा, उसको मैच करने के लिए, उसको देखने के लिए, रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए BRS स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये कारण की वजह से हमारा और पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस नहीं मैच कर रहा। एक बार फिर बता देता हूँ, कैश बुक जो है वो ट्रेडर बना रहा है, बिजनेसमैन, हम बना रहे हैं, और पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बना रहा है, हम कौन है, बिजनेसमैन। एक बिजनेस एंटिटी वो खुद बनाएगी, बैंक नहीं, ना कि बना के देगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। अब 1 बाय 1 केस करते हैं। ये सबसे मेन है आप लोगों के। केस 1 है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने किसी को पैसे देने थे, आपने वो चेक इशू कर दिए, पर उसने लगाए नहीं बैंक में। एक क्रेडिटर था, इधर हम बिजनेसमैन हैं, राइट। हमने क्या किया, हमारे पास, हमने उसी बंदे को पैसे देने थे, वो पैसे की बजाय हमने उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया, राइट। ये हमने चेक उस बंदे को दे दिया। अब उस बंदे का चाहिए क्या था कि ये चेक बैंक को लगा दे, पर उसने ये चेक डिपॉजिट ही नहीं करवाया, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब उसने चेक बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तो हमारे खाते में से पैसे कैसे कटेंगे, राइट। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, कैश बुक का बैलेंस तो उसी समय कम हो गया जब हमने उसको चेक इशू किया। कैश बुक का बैलेंस तभी कम हो गया जब हमने उसको इशू किया। हमने एंट्री डाल दी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने माना कि कैश बुक का बैलेंस उसी समय कम हो गया। तो ऑब्वियस है, पासबुक वालों ने अभी एंट्री डाली नहीं, क्योंकि हमारे बैंक में चेक वो लगा ही नहीं, हमारे अकाउंट से वो डेबिटेड हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस प्लस हो गया, मतलब बढ़ गया, राइट। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। ये कौन सा केस था, चेक हमने इशू कर दिया लोगों को जिसको पेमेंट करनी थी, पर वो पैसे क्या है, उसने चेक जो है बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो उससे क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बढ़ गया। सेकंड केस है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इस पर हमारे पास चेक आया, हमने ही नहीं लगाया बैंक में। कस्टमर था जिसके पास पैसे थे, चेक थे, उसने क्या किया, हमारे को मतलब हम कौन है, बिजनेसमैन। इधर बैंक है, बिजनेसमैन ने, कस्टमर ने क्या किया, हमारे से कोई चीज़ खरीदी होगी, उसके लिए पैसे देने होंगे, उसके लिए उसने हमारे को क्या दे दिया, चेक दे दिया। ये चेक कस्टमर से हमारे पास आ गया, पर हमने आगे जमा ही नहीं करवाया। अब जमा नहीं करवाया तो इसका मतलब हमने उस सिस्टम में कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी कि कस्टमर से पैसे आ गए हैं, बिजनेसमैन ने एंट्री डाल दी होगी कि कैश बुक में पैसे आ गए हैं, मतलब कैश बुक का बैलेंस प्लस हो गया। बट पासबुक में अभी तक कोई एंट्री डली ही नहीं, पासबुक में कोई एंट्री डली ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस
कम हो गया। ये सेकंड केस हो गया जब चेक हमारे पास आ गया है, हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया। थर्ड केस है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। इस बार हमारे पास चेक आ गया कस्टमर से, हमने बैंक में जमा भी करवा दिया पर बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। कस्टमर जिसके पास चेक है बिजनेसमैन है, इधर बैंक है। हमने क्या, कस्टमर ने हमारे को चेक दिया और हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कस्टमर ने हमारे को दिया, हमने आगे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बट हुआ क्या, बैंक में चेक क्लियर ही नहीं हुआ, अभी कलेक्ट ही नहीं हुआ। अब देखा जाए हमने तो एंट्री उसी समय डाल दी होगी जब बिजनेसमैन के पास पैसे चेक आया होगा। हमने उसी समय एंट्री डाल दी कि हमारे पास पैसे आ गए हैं, राइट। तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया पर पासबुक में अभी बैलेंस नहीं बढ़ा, मतलब कम हुआ है। नेक्स्ट केस है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। इस बार बैंक ने हमारे अकाउंट में से बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर लिया है बैंक चार्जेस के नाम से। बैंक ने क्या किया है, डिडक्ट फ्रॉम अकाउंट बैलेंस एज सर्विस चार्ज। मतलब जैसे आपको पता है अपना SMS चार्जेस के नाम पे और कोई चार्जेस के नाम पे हमारे अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, राइट। वो बिजनेस एंटिटी बट क्या था, बिजनेस एंटिटी नॉट अवेयर अबाउट दैट सर्विस चार्ज एट दैट टाइम। हमारे को तो तब पता लगेगा जब हम अकाउंट बैंक स्टेटमेंट लेकर आएंगे या पासबुक में एंट्री करवा के आएंगे, राइट। तो उस समय हुआ क्या, एज ए रिजल्ट कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। पासबुक का कैसे डिक्रीज हो गया, बैंक ने हमारे अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बैंक आपको पता है, आपको फ़ोन करके तो बोलेगा नहीं कि मैं अपने आपके अकाउंट में से पैसे काट लूँ या फिर आप मेरे को कैश जमा करवाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बैंक क्या करेगा, बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में से चार्जेस सब्ट्रैक्ट कर लेगा, चार्जेस के नाम पर आपके अकाउंट बैलेंस में से माइनस कर देगा। और बट आपको तो पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट में से पैसे कट गए हैं, तो आपका कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब ये है कंपैरेटिवली कैशबुक का पासबुक के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, राइट। वो कैसे, सपोज करो ये ट्रांजैक्शन के पहले बैंक चार्जेस से पहले आपका कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस था 10,000 रुपये और बैंक ने क्या किया 500 रुपीज़, ये जो 500 रुपीज़ सर्विस चार्ज लगा दिए। अब देखा जाए पासबुक का बैलेंस तो कट के कितना हो गया 9500, पासबुक का बैलेंस तो कितना हो गया 9500, बट कैशबुक का बैलेंस कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। अब देखा जाए कंपैरेटिवली कैशबुक का बैलेंस तो बड़ा ही हुआ है ना 500 रुपीज़ एज कंपेयर टू पासबुक, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का घट गया, एक का इंक्रीज होगा एक का डिक्रीज होगा कंपैरेटिवली, राइट। ये मतलब है इसका। नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। इस बार हमने कुछ करंट अकाउंट होल्डर ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली होगी, अमाउंट ओवरड्राफ्ट किया, उसकी वजह से चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस लगा दिए। बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट कर दिया एज इंटरेस्ट के तौर पर, ब्याज के तौर पर हमारे को तो एट दैट टाइम अवेयरनेस नहीं थी। तो होगा क्या, कैशबुक वर्सेस पासबुक में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस बैंक ने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल दिए, जैसे लास्ट वाले में था बैंक चार्जेस 500 में निकाल दिए तो बचा क्या 9500, पर कैशबुक में तो वही 10,000 रुपये ही हैं, राइट। ये था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। 6 है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसमें रिवर्स हो गया उसका, बैंक ने क्या किया, हमारा अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए। किसके नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर, राइट। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, पर बिजनेस एंटिटी क्या था, नॉट अवेयर अबाउट दैट इंटरेस्ट एट दैट टाइम। उस समय इंटरेस्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा,
कैश बुक का बैलेंस इस बार उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पासबुक बैंक ने बैलेंस हमारे अकाउंट में क्या है, क्रेडिट कर दिए हैं। जब एक बात याद रखना, जब कैश बुक डेबिट करती है तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, और क्रेडिट करती है तो कम हो जाता है। बट पासबुक में रिवर्स है, बैंक के केस में रिवर्स है। बैंक जब हमें डेबिट करता है, डेबिट जो होता है वो विड्रॉल या फिर पेमेंट्स होती है बैंक की, बैंक ने हमारे को पैसे दे दिए, मतलब हमारा अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। और पासबुक अगर क्रेडिट करती है तो मतलब पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब 7th केस है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए। वो कैसे? एक कस्टमर था जिससे हमने पैसे लेने थे, इधर बैंक है, उसने क्या किया, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कैश डिपॉजिट करवा दिया, राइट, हमारी इंस्ट्रक्शन पे। तो पर कहते हैं हमारे अकाउंटेंट को जो था इसके बारे में नहीं पता था कि कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं, ठीक है ना। कस्टमर ने क्या किया है, हमारे अकाउंट में बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है, जिसके बारे में हमारा अकाउंटेंट अवेयर नहीं था या हम उसको बताना भूल गए। तो उसमें हुआ क्या, कैश बुक में तो एंट्री डली नहीं, कैश बुक में एंट्री डली नहीं, तो इसका मतलब है कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज। पासबुक का इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में, खाते में पैसे जमा लग चुके हैं, जमा हो चुके हैं कंपैरेटिवली, राइट। ये कौन सा केस था, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक। इस बार उल्टा हो गया है, डायरेक्ट पेमेंट की गई है बैंक के द्वारा ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। हमारी इंस्ट्रक्शन पर हम, जैसे हम ईएमआई वगैरह कोई पेमेंट करनी होती है, कोई इंश्योरेंस की पेमेंट करनी होती है, वो हम क्या है डायरेक्ट ईसीएस के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारे अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं। अब एक तरफ बैंक है, बैंक ने कैश क्या किया हमारे, जैसे कि हमने मान लो किसी से बैंक से लोन लिया हुआ था, दूसरे बैंक से लोन लिया था, और बैंक ने क्या किया, हमारी पास्ट इंस्ट्रक्शन पे, हमने 6 महीने पहले, 10 महीने पहले, साल पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हाँ भी हर महीने की इस तारीख को हमारे अकाउंट में से पैसे इतने रुपए की ईएमआई जो है वो दे दें। तो वो क्या था, पास्ट ड्यू ही तो हुआ ना, वो पास्ट ड्यू के लिए हमने पेमेंट कर दी, बैंक ने पेमेंट कर दी डायरेक्ट उस बंदे को। अब उस बंदे के पास पैसे पहुंच गए, पैसे पहुंच गए, अब हमारे अकाउंट में से पैसे सब्ट्रैक्ट हो गए, पर हमारे अकाउंटेंट को उस समय पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि क्या बैंक ने इस फिक्स डेट को अकाउंट्स में हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लिए हैं, आगे किसी को पेमेंट कर दी है जिसको हमने पैसे देने थे। अब कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक वालों को तो पता ही नहीं, अकाउंटेंट को, उसका बैलेंस इस बार बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हुई। और पासबुक की तरफ से डिक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या किया, हमारी इंस्ट्रक्शन पर, हमारे कहने पर हमारे अकाउंट में से किसी और को पैसे दे दिए, जिससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, राइट। इसमें क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। 9th केस है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन द कैश बुक। अब आपको समझ लग जाएगा क्यों मैंने पहले बताया बार बार, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड किस चीज़ का होता है, रिसीट्स का। डेबिट कॉलम जो होते हैं रिसीट्स के और क्रेडिट पेमेंट के, राइट। अब ये पूरी कैश बुक की हम जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ना कि कैश कॉलम की बात कर रहे हैं। बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात चल रही है पूरे चैप्टर में। तो बैंक ने क्या किया, सॉरी कैश बुक ने क्या किया, अकाउंटेंट ने गलती से हमारा बैलेंस जो क्या किया, डेबिटेड कर दिया। बिजनेस एंटिटी के अकाउंटेंट ने क्या किया है, रॉन्गली डेबिटेड कर दी कैश बुक। डेबिटेड करने से क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। एज ए रिजल्ट क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसने रिसीट्स ज़्यादा डाल दी। जब रिसीट्स, सपोज करो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे कैश बुक में, एक बंदे से आपने क्या किया, 1,000 रुपये अपना डेबिटेड करने थे, उसने क्या कर दिया, 2,000 रुपये डेबिटेड कर दिए। होने कितने चाहिए थे, 11,000 रुपये। एक्चुअल में कैश बुक्स में रिकॉर्ड कितने कर दिए, 12,000 रुपये। 11,000 होना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस पर। आज की डेट में कितना है,
12,000 है, पर बैंक ने थोड़ी गलती की है, बैंक ने तो 1,000 रुपीज़ ही एंट्री डाली है। तो बैंक का बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया 11,000 और कैश बुक की तरफ से कितना बैलेंस हो गया 12,000। तो देखा जाए उसने रॉन्गली डेबिटेड ज़्यादा कर दिया, राइट। तो उससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक का कम हो गया। ये रॉन्गली डेबिटेड का मतलब है कि पैसे ज़्यादा उसने डेबिट कर दिए, ज़्यादा करने की वजह से क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक डेबिट किस चीज़ का होता है, रिसीट्स का। अब उसके बाद है अमाउंट, केस नंबर 10, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द कैश बुक। इस बार क्रेडिट कर दिए तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी ने क्रेडिट कर दिया रॉन्गली कैश बुक। रॉन्गली क्रेडिट करने से क्या हो गया, पेमेंट ज़्यादा डाल दी। अब पेमेंट ज़्यादा डालने से क्या होगा, ऑब्वियस है बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये मिस्टेकनली मैंने डिक्रीज लिख दिया, यहाँ पर इंक्रीज आ जाएगा, राइट। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि पेमेंट ज़्यादा डाल दी, और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली। अब ये फाइनली ये पूरे 10 केसेस के बाद ये मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन है मोर देन 90% इन्हीं 10 केसेस में हो जाएंगे कवर। इंडिविजुअल एक आधी कोई ट्रांजैक्शन रह जाएगी अगर इन 10 केसेस में, इसके अलावा वैसे तो सारे ही कवर कर दिए मैंने। इन जो पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, इन सभी में कवर हो जाएगा। कोई भी सम आपको आएगा, मुश्किल से मुश्किल सम इन्हीं 10 सिचुएशंस में ही फिनिश हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट निकालते कैसे हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपका बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो आपने किसकी तरफ से सोचना है, पासबुक की तरफ से। अगर आपका बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस क्या है एज पर कैश बुक, तो आप पासबुक की तरफ से सोचोगे। पासबुक की तरफ से सोचने का मतलब क्या है, अगर पासबुक वाले इंक्रीज कर रहे हैं बैलेंस, वो ट्रांजैक्शन करने से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम भी क्या कर देंगे, इंक्रीज। हम उसको सही नहीं करेंगे क्योंकि हम रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं। हम क्या करें, अगर पासबुक वाले बढ़ाएंगे तो हम ऐड कर देंगे, पासबुक वाले कम करेंगे तो कम कर देंगे, राइट। अगर कैश बुक की तरफ से गिवन है तो पासबुक की तरफ, मतलब ऑपोजिट सोचना है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमें कौन सा चाहिए, पासबुक का चाहिए। अब दूसरा केस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका क्या है, पासबुक, तो आप किसकी तरफ से सोचोगे, ऑब्वियस है कैश बुक की तरफ से ही, राइट। अगर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है, स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो आप पासबुक की तरफ से सोचोगे। पासबुक वाले कम कर रहे हैं तो आप कम कर दोगे, पासबुक वाले बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ा दोगे, मतलब ऐड कर दोगे। अगर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक है तो किसकी तरफ से सोचोगे, कैश बुक की तरफ से। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दोगे, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दोगे, राइट। ये टेक्निक थी। अब आपको पता है जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल है, मतलब अकाउंट में पैसे हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसे निकलवाए हुए हैं। पासबुक में ऑब्वियस है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर डेबिट है तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ज़्यादा पैसे निकलवाए हुए हैं। जैसे करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, उसको हम माइनस जो बैलेंस होता है, माइनस मतलब डेबिट बैलेंस, वो जितनी अकाउंट उसकी लिमिट थी उसने उतने तक निकलवाए हुए हैं, तो वो डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल, मतलब उसके अकाउंट में इतना बैलेंस है, राइट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल। पासबुक का रिवर्स हो जाएगा, डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। अब एक सम करते हैं बहुत ध्यान से। जैसे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ऑन 31 मार्च 2017 पासबुक ऑफ एम शोड ए क्रेडिट बैलेंस।
पासबुक है। अब पासबुक आपको पता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। अब 2,16,000 है ये बैलेंस, एज पर पासबुक हमने लिख लिया 2,16,000। अब हमने किसकी तरफ से सोचना है, कैश बुक की तरफ से। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा आंसर आएगा। अब पासबुक की तरफ से गिवन है तो हमने सोचना है किसकी तरफ से है, कैश बुक की तरफ से, राइट। अब कंपैरिजन बताया हुआ है कि ए कंपैरिजन ऑफ पासबुक एंड कैश बुक रिवील द फॉलोइंग। जब हमने कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन किया अकाउंटेंट ने, तो उसे ये पता लगा कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, राइट। नंबर 1 है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया, चेक डिपॉजिट करवा दिया बट क्लियर नहीं हुआ। अब डिपॉजिट का मतलब क्या है, कैश बुक की तरफ से बैलेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि जब उसने कस्टमर से हमें चेक कराया, हमने बैंक में लगाया, तो उसी समय हमने ये मान लिया कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं। तो हम सोच किसकी तरफ से रहे हैं, कैश बुक की तरफ से। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, पासबुक का। जब स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, कैश बुक। अब कैश बुक में बैलेंस बढ़ रहा है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये 108,150 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी बंदे को पैसे देने थे, वो चेक हमने दे दिया, उससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पर पासबुक में तो कम हुआ ही नहीं, क्योंकि पासबुक में वहाँ उस बंदे ने बैंक में अकाउंट चेक लगाया ही नहीं। तो ये चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड वाला केस आ जाएगा। इससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब हम सोच किसकी तरफ से हैं, कैश बुक की तरफ से ही। तो ये क्या हो जाएगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड माइनस हो जाएगा, राइट। थर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे ही मैंने आपको कहा था, डायरेक्ट दो हमने केसेस किए, एक डायरेक्ट डिपॉजिट और डायरेक्ट पेमेंट। ये क्या है, डायरेक्ट पेमेंट है, बैंक ने की है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, मतलब बिजनेस एंटिटी, ठीक है जी। जो जैसे कि लिखा भी हुआ है कि कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब देखा जाए पासबुक में सो बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में कम हुआ है नहीं, क्योंकि कैश बुक को तो अकाउंटेंट को तो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऐड बैक। क्यों, क्योंकि पासबुक का बैलेंस कम हो गया है पेमेंट करने से डायरेक्टली, और कैश बुक का कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक में एंट्री अभी नहीं डाली, ऐड। उसके बाद कमीशन चार्जेस चार्ज बाय बैंक। कमीशन चार्ज कर दी है, जो हमारे हमने जैसे किया था बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की जगह पे क्या हो गया, कमीशन हो गई, चीज़ तो वही है। तो उससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बढ़ गया। बढ़ गया तो बढ़ा देंगे हम भी। कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ गया तो हम भी तो बढ़ा ही देंगे ना, राइट। 750 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। अब फाइनल और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया, हमारे बिहाफ पे किसी कंपनी से जिसके हमने बॉन्ड्स खरीदे हुए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। अब देखा जाए तो पासबुक का बैलेंस कम हो बढ़ गया, क्यों, क्योंकि पासबुक में 25,000 रुपीज़ की डायरेक्ट कलेक्शन हुई है, और कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कम हो गया मतलब हम भी कम कर देंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये हमारा फाइनल बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक। बस हमने पूरे चैप्टर में यही कुछ ही करना होता है। इससे हमें ये पता लग गया कि हमारा कैश बुक का बैलेंस इतना आ गया, फाइनल बैलेंस। अब ये कारण था कि हमारा पासबुक का बैलेंस 216 है और कैश बुक का 325,975 है, राइट। ये हमारा फुल फ्लैश सम था। एक और आपको सम कर लेते हैं। इसमें ज़रा रिवर्स है। इसमें बैंक 30 अप्रैल 2017 को बैलेंस दिया हुआ है। क्या बैलेंस दिया हुआ है, 32,675। ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है। अब आपको मैंने बताया ही था, पासबुक का जब डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब ओवरड्राफ्ट है तो कुछ नहीं करना, ओवरड्राफ्ट में माइनस कर देना है और सोचना वैसे ही आप लोगों ने। अब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक है, तो हम किसकी तरफ से सोचेंगे, कैश बुक की तरफ से। कैश बुक वाले बढ़ा रहे हैं तो हम भी ऐड कर देंगे, कैश बुक वाले कम कर रहे हैं तो हम भी कम कर देंगे, राइट। अब जैसे कि पहला है चेक इशू,
अब हमने किसकी तरफ सोचना है, कैश बुक की तरफ से। अब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया, चेक इशू करने से क्या हो गया, देखा जाए तो कैश बुक में से पेमेंट चली गई, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो हम भी कम कर देंगे, क्योंकि हम किसकी तरफ से सोच रहे हैं, कैश बुक की तरफ से। कैश बुक वाले कम कर देंगे तो हम भी कम कर देंगे। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, माइनस। दूसरा है चेक डिपॉजिट विद बैंक फॉर कलेक्शन। टोटल चेक डिपॉजिट करवाए थे 1,38,000 के, पर बैंक ने कलेक्ट कितने के लिए किए हैं, 1,12,000 के लिए, 1,12,000 के लिए, तो 26,000 का डिफरेंस हो गया। अब आपको पता है जो यहाँ पे हमने येस वाली अमाउंट नहीं चार्ज रिकॉर्ड करनी होती, हमने जो डिफरेंस होता है वो रिकॉर्ड करना होता है। चेक डिपॉजिट रहे थे 1,38,000 के, पर कलेक्टेड कितने किए हैं बैंक ने, 1,12,000 के। कितने के नहीं किए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26,000। 26,000 के चेक जो है डिपॉजिट हो गए बट कलेक्टेड नहीं हुए। इससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का कम हो गया। अब हम किसकी तरफ सोच रहे हैं, कैश बुक की तरफ से। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है तो हम भी बढ़ा देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। उसके बाद है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इस बार बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब इसका मतलब वही डायरेक्ट कलेक्शन हो गई, बैंक ने किसी कंपनी की हमारे जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उससे इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो उसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम हुआ है। हम सोच किसकी तरफ से रहे हैं, कैश बुक की तरफ से। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1,200। वो क्यों, क्योंकि कंपैरेटिवली हमने देखना है, मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बता रहा हूँ। कंपैरेटिवली हमने देखना होता है कि इंटरेस्ट क्या क्या कैश बुक में बढ़ा, पासबुक में कम हो गया। ऑब्वियस है कि एक यहाँ पर रिवर्स होगा, एक का प्लस एक का माइनस। जैसे अगर डेबिट प्लस है तो क्रेडिट माइनस, अगर क्रेडिट प्लस है तो डेबिट माइनस। लास्ट एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। इस बार बैंक ने चार्जेस हैं जो क्या किए हैं, कैश बुक में एंटर नहीं किए। बैंक ने चार्जेस जो कि थे कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, बैंक चार्जेस एड बैक 150 रुपीज़। तो फाइनल हमारा बैलेंस जो एडलेस करके आप देखोगे तो ये माइनस में ही आ रहा है। माइनस का मतलब है ओवरड्राफ्ट, तो स्टार्टिंग बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट पासबुक का आया था, स्टार्टिंग बैलेंस भी किसका आया था, और क्लोजिंग बैलेंस भी किसका है, माइनस का ही आया, मतलब ओवरड्राफ्ट ही आया है। अब एक तो ये टेक्निक थी ओवरड्राफ्ट में। एक टेक्निक हो सकती है कि आप उसको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक प्लस में रखो, आंसर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ही आएगा, पर आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सेम पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। ओवरड्राफ्ट के केस में टीचर लोग कई करवाते हैं, पर मेरी सजेशन यही होगी कि आप इस तरीके से ही करो। आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टेट फेवरेबल बैलेंस में किस तरीके से आपको बैंक BRS बनानी है और ओवरड्राफ्ट में कैसे बनानी है, राइट। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये आपका पूरा BRS था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।